नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सूबे के हर पहलू पर नजर डालेंगे तो आपको मुद्दे ही मुद्दे नजर आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, आदि आबादी को न्याय, ढेर है समस्याओं का और संभावनाओं का भी। लेकिन सबसे ज्यादा शोर उस पहलू पर होता है जिससे भावनाओं को भुनाया जा सके, भड़काया जा सके। इशारा समझ रहे होंगे आप। इसलिए आज चर्चा इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर करेंगे कि धर्म पर मुद्दों का अंबार है, धर्म पर क्यों रार है। पिछले दिनों बहुत कुछ घटित हुआ प्रदेश में। 43 चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। 3000 से ज्यादा सरकारी स्कूल जो हैं वो बंदी के कगार पर आ गए। चारधाम यात्रा में असुविधाओं को अधिकारी ने खुद स्वीकार किया। अंकिता हत्याकांड चर्चाओं में बना रहा। महिला आरक्षण नीति पर सवाल उठे, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी किसने? वन विभाग की जमीन पर बनी मजारों ने। तो आज चर्चा का आधार यही कि जिन लोगों को बंद होते स्कूल, छात्रों का भविष्य, बदहाल अस्पताल, नींद से जगा तक नहीं पाते, उन्हें आखिरकार मजार, मंदिर और धर्म पर 440 वॉट का झटका क्यों लगता है। इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी के मंच पर। कांग्रेस से राजेश चमोली जी जुड़े हमारे साथ में। राजेश जी जुड़ते रहते हैं अक्सर और एक बार फिर से हमारे साथ में। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। और आपको दृष्टि देने के लिए हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। स्वामी दर्शन भारती, ये वो व्यक्ति हैं जिनको मजारें इन दिनों काफी ज्यादा पसंद आ रही हैं या इनके लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इनसे भी बातचीत करेंगे, फोनलाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ में। दर्शन भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए सुनीता जी से शुरू करते हैं। सुनीता जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, मजारें बहुत ज्यादा नहीं लुभाती हैं आपको? या कोई धार्मिक एजेंडा होता है तो वो बहुत ज्यादा नहीं लुभाता है? देखिए पूजा जी, धार्मिक जिस प्रकार से यहाँ पे मुद्दा बनाया जा रहा है, जो चीजें अनैतिक है, जो अवैध रूप से कहीं पे भी जिनका अतिक्रमण होगा, उसको सरकार का दायित्व बनता है कि वो हम लोग जो है वहां पे कार्यवाही करें। अगर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हालात हमने पहले देखे थे कि कैसे पुलों के ऊपर भी मजारें बन जाती थी, तो ऐसा क्या है कि पुलों के ऊपर बन जाना और इस तरीके से जो ये अपनी धर्म का मजाक बनाते हैं, सरकार तो कार्यवाही करेगी। अगर कहीं पे भी अवैध रूप से कोई भी स्थिति सुबह को अलग होगी, शाम को अलग होगी, तो वहां पे तो कार्यवाही करना हमारा काम है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग खुद ही अपना मजाक बनवाते हैं। आप देखिए रोड साइड पे हर जगह, इनके हर कोने पे पुल इन्होंने नहीं छोड़े। अरे भाई, आपको अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। आप अपने जहाँ पे आपके ऑलरेडी जो बने हुए हैं स्थान, वहां पे आप लोगों की ऑलरेडी है, वहां पे कोई नहीं उखाड़ने जा रहा है कि वहां 50 साल से, 30 साल से, 20 साल से। लेकिन पूजा जी, यहाँ पे ताज्जुब ये होता है कि पिछले हफ्ते हम अगर वहां जाते हैं तो कई स्थानों पे जो है बिल्कुल वहां पे कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वहां पे एकदम से रातों रात चीजें बन जाना। इसीलिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो धर्मांतरण विषय लाया और जो धर्मांतरण एक्ट प्रदेश में बनाया, वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी अनैतिक रूप से रातों रात हो रही थी। इस तरीके से देवभूमि में जो सौहार्द है, जो ये लोग जो भाईचारे की जिसकी बात करते हैं, ये पता नहीं कहाँ इनका भाईचारा है। लेकिन जिस तरीके से ये अपने धर्म की यहाँ पे जो खिल्ली उड़वा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने जो भी रीति रिवाज उसमें है उनको मानना चाहिए। और लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहूंगी सुनीता जी, क्या मंदिर बनते हैं तो धर्म का मजाक नहीं उड़ता? मजार बनने पर ही धर्म का मजाक उड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मंदिर भी अगर किसी ने ऐसे ही रातों रात खड़े कर दिया, आप एक भी एग्जांपल मुझे दे पाएंगी तो दीजिएगा जरूर कि हमने रातों रात किसी की जमीन पे मंदिर खड़ा कर दिया। पूरा ट्रस्ट होता है, पूरी तरीके से समितियां होती हैं और उसमें जो भी उनके पास जमीन होती है, लीज पे होती है या बहुत पुराने टाइम से जो चल रहे हैं, वही है। आज तक मंदिर का कभी ऐसा मुद्दा नहीं आया। और लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि देवभूमि में लॉकडाउन के दौरान जंगलों तक में इतनी ज्यादा मजारें हो गई, जंगलों में तो आज तक कोई रहता ही नहीं उस
धर्म का, और गुज्जर वहां पे जो वन में निवास करते हैं, जो फॉरेस्ट में जिनको गुज्जरों को अस्थायी तौर पे रुकने की व्यवस्था होती है, वो भी लीगल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रुकते हैं। उन्होंने कभी इस तरीके के कृत्यों को अंजाम नहीं दिया। तो ये कौन खुरापाती लोग हैं जो इस तरीके से देवभूमि में ये सब चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जो चीजें जैसे व्यवस्थित है, जिस तरीके से चली आ रही है, हमें अपने अपने उनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई भी अनैतिक रूप से इस प्रकार से अवैध चीजों को अगर बढ़ावा देगा तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उन चीजों को रोके। बिल्कुल सुनीता जी, लेकिन चले तो सरकारी स्कूल भी आ रहे थे, उन्हें तो बंद करना पड़ा। देखिए, सरकारी स्कूल जहाँ पे 5 से पर्वतीय की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का जो 5 बच्चों से कम के स्कूल है, वहां पे जो नियरवर्ती जितने भी हमारे पास जो नजदीक के स्कूल है, वहां पे उनको ट्रांसफर करने की बात कही है। और हम लोग लगातार इस मुहिम में है कि हम गांव-गांव में स्कूल दें, ब्लॉक हर स्तर पे अच्छा स्कूल हो, अच्छी जगह पे हो, और लेकिन स्ट्रेंथ हो। आपने देखा कि फिर एक ही टीचर पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को संभालता है, फिर हमें उसमें भी बहुत तरीके से व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, तो ये सब चीजें ना आए। और जहाँ पे 5 से ज्यादा बच्चे हैं, आपके जवाब से राजेश जी कितने संतुष्ट हैं, उनसे ही पूछते हैं। राजेश जी, सुनीता जी साफ तौर पर कह रही हैं कि जिसके धर्म की जिम्मेदारी जहां तक, जिस सीमा तक है वहीं तक रहनी चाहिए, उसको अराजकता में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बयान जब स्कूलों को लेकर के पूछा तो साफ तौर पर कह रही हैं कि स्कूलों पर काम कर रही है सरकार लगातार, और छात्रों की संख्या अगर कम है तो बंद तो करना पड़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का। देखिए, आपने शुरुआत में ये बात कही कि जो राज्य के जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उत्तराखंड में जो स्वरोजगार की कुछ योजनाएं आनी चाहिए थी, तमाम ये जो राज्य के प्रमुख मुद्दे थे, इन पर काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन सरकार ने हमेशा पिछले, आपने देखा होगा, पिछले इन 6 साल में सरकार ने वो मुद्दे उठाए जो जनभावनाओं से, सिर्फ जनभावनाओं से राजनीतिक ध्रुवीकरण, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए मुद्दे उठाए। आप देखिए मुद्दा क्या है, जैसा अभी सुनीता जी ने कहा कि हम उन विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं जिनमें 5 बच्चों से कम है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के मतलब राइट टू एजुकेशन कहता है कि गांव में अगर एक बच्चा भी अगर पढ़ने वाला हो तो उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। गांव की स्थिति क्या है, पहाड़ों में, गांव में जो स्कूल है, अगर हम वहाँ स्कूल को बंद कर दे, 5 सपोज किसी गांव में 4 बच्चे हैं, आपने स्कूल बंद कर दिया, उसके बाद वो 4 बच्चे कहाँ आप सफर करेंगे? कह रहे हैं कि दूर जहाँ पे सेंट्रलाइज एक स्कूल होगा जहाँ कॉमन सारे लोग स्कूल के बच्चे आएंगे, लेकिन गाँव में क्या है, हर स्कूल लगभग कम से कम आधा किलोमीटर दूर होता है, और जो आप अगर उनको और आगे भेजेंगे तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। शहरों में क्या है, बच्चों को छोड़ने के लिए माँ बाप जाते हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पहाड़ में जंगली जानवर तमाम देख रहे हैं किस प्रकार से गुलदारों को आप मतलब देख रहे हैं किस प्रकार गुलदार हमारे ननिहालों पर अटैक कर रहे हैं। अभी एकेश्वर की तरफ हो, सतपुली हो, कोटदार हो, जहाँ माँ बाप को स्कूल छोड़ने के जाना पड़ रहा है। तो अगर हम इन मुख्य जो मुद्दे हैं, आपको अगर स्कूल बंद करने से बढ़िया है आप ये काम कीजिए, ऐसी योजना लाइए कि गांव में प्रत्येक एक बच्चा बीएड बीपीएड होगा, शिक्षित होगा, आप उसको एक मानदेय को उस विद्यालय को चलाने के लिए दे दीजिए, वो अपने आप उस व्यवस्था को चलाएगा वहां पे। लेकिन स्कूलों को बंद करना, और शिक्षा का स्तर देखिए, देश भर में 3500 नंबर पे आए हम, कौन सा सुधार हो रहा है इसका में आप बता दीजिए। 3500 नंबर की रैंकिंग आई है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि इंटरनेट के कारण हमारी व्यवस्था इस नंबर आ गई है। अरे आपने ढिढोरा पीटा कि हम पूरे देश भर में नीतिमाला से लेकर तमाम जगह हमने इंटरनेट की सेवाएं व्यवस्थित कर दी है, फिर आपकी शिक्षा विभाग में इंटरनेट की व्यवस्था क्यों खत्म होती जा रही है? आप स्वास्थ्य की हालत देखिए, स्वास्थ्य में हम हिमालय राज्यों में सबसे पिछड़ा राज्य है, उत्तराखंड 10वें नंबर पे है। 10 राज्यों में 10वें नंबर की रैंकिंग हमारी, टॉप नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जो अपने प्रति व्यक्ति मतलब 28,000 रुपये खर्च करता है, अपने एक व्यक्ति में प्रति व्यक्ति खर्चा करता है स्वास्थ्य के मामले में। हम आगे हैं 5,000 रुपये, मतलब आप बताइए कहाँ 28-30,000, कहाँ 5,000 एक व्यक्ति पे। कोरोना काल में स्थिति ऐसे हुई थी, 5 रुपये 85 पैसे खर्च हो रहे थे एक व्यक्ति पे। कोरोना काल के हालात ये थे इस राज्य के। अब आप देखिए क्या हम बात कर रहे हैं मुद्दों को इधर उधर करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है। रोजगार की हालत देख लीजिए, रोजगार की हालत ऐसा है कि एनएसओ ने जुलाई 2022 में रिपोर्ट दी है कि उत्तराखंड शहरी राज्यों मतलब जो क्षेत्रों में है 15.5% के साथ पहले नंबर का राज्य बन चुका है बेरोजगारी में, जो मुद्दा था इस राज्य का। पलायन आयोग आपने बनाया जो राज्य के लिए आपने कहा कि हमने व्यवस्था करी पलायन आयोग की, वो रिपोर्ट देगा
पौड़ी का पलायन आयोग, वहां का कार्यालय खुला, वहां पे लाखों रुपए की सैलरी दी जा रही थी। उसमें 3 लोग सदस्य थे, जिसमें सतपाल महाराज जी हो चाहे धनसिंह रावत जी हो, इनके एक समिति बनी थी। वो पलायन करके आप देखिए देहरादून, ऑफिस से देहरादून आ गया, कमर्शियली देहरादून, तमाम लोग मतलब ट्रांसफर करके देहरादून आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने पहाड़ों में अच्छे शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की है। आप 2 चीज अगर यहाँ मूल 2 सुविधाएं अगर उत्तराखंड में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर हो जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव में बच्चों को पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और जब अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो भविष्य उसका भी अच्छा होगा। लेकिन आपके मुद्दे क्या है? ये अतिक्रमण हटा रहे हैं। आप हटाइए अतिक्रमण, मना नहीं कर रही कांग्रेस, आप उन तमाम अतिक्रमणों को हटाइए जो उत्तराखंड में अवैध तरीके से हुई है। अभी आपको मैं एक जानकारी दूं, 28 नवंबर की एक जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद ही सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्हीं की सरकार में विकास नगर में झाझरा एक जगह पड़ती है सुद्दूवाला में 70 बीघा जमीन आपदा प्रबंधन विभाग को आवंटित की गई थी, उस पर कब्जा कर दिया। अब बताइए, ये बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता करें इस सरकार में कि मतलब किस प्रकार का अवैध निर्माण हो रहा है। अभी मैं मार्च 2022 की आपको बताऊं तो देहरादून के 6-7 पार्षद जो नगर निगम में धरने में बैठे, जिसमें भूपेंद्र कठेर जी है, नंदिनी शर्मा जी है, इन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार होते है अवैध निर्माण कर रहा है जगह जगह, पूरे उत्तराखंड में हर जगह, हर वार्ड में। आपने बस्तियां बसा दी, आपने इतने बड़े होटल बना दिए, अवैध तरीके से आपने जगह जगह मतलब कॉलोनियां बसा दी। आप मसूरी रोड पर जाइए, किस प्रकार एक आदमी, वहां पे एक गांव था, वहां पे कम से कम 100 लोग रहते उस गांव में, एक मसूरी में जगह है, मैं गांव का नाम भूल रहा हूँ, वहां पे उन लोगों को मकान तोड़ के उनको हटा दिया गया। लेकिन वहां पे बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, किसकी सहायता पे बन रहे हैं? कौन सरकार में है 6 साल से? आप बताइए। हमें इसके पक्ष में है, जहां पर भी अवैध निर्माण हो रहा है आप ध्वस्त कीजिए उनको, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन सिर्फ राजनीतिकरण केवल हम की जातिवाद की, धर्मवाद की अगर आप वो करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है वो गलत है। आप मुद्दे पर काम कीजिए। आपके राज्य में इतने सारे मुद्दे हैं, आपने कहा हमने 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में किया, जिसके लिए आपने 100 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन आपके पास एक ही रोजगार बता दीजिए, आपने इतने युवाओं को रोजगार दिया। 28 लाख लड़के उत्तराखंड में। राजेश जी, सुनीता जी को सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए, चमोली भाई साहब को अच्छी तरीके से सारे आंकड़े मालूम है। राज्य सरकार जो है रोजगार में क्या कर रही है, स्वरोजगार में क्या कर रही है। आज आप बताइए कि 15-16 में जो 3 लाख लाभार्थी होते थे, आज वो 35 लाख तक हो चुके हैं। जहां पे ये लोग 2-3 लाख रुपए राशि, अनुदान राशि ये मुहैया कराते थे, वहां पे हम 35 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे आंकड़े हैं, लेकिन आज मुद्दा जो है सिर्फ इस बात का है कि धर्म की राजनीति क्यों। देखिए, धर्म में राजनीति होना, धर्म की राजनीति आप ही कर दीजिए। आप लोगों का एजेंडा है, आप लोगों का एजेंडा है ये। आप लोगों ने इसी एजेंडे पे चले धर्म के नाम की। अरे एजेंडा तुष्टिकरण का आपका रहा है। आप ये बताइए, आपने स्वयं कहा कि हमने विद्यालयों को बंद करने, आप करे मुद्दों को भटकाकर आप तुष्टिकरण की बात करते हैं। आपके विधायक पौड़ी के विधायक 2 लाख रुपए मजार के लिए दे रहे हैं। किसी ने दिया? आप बता दीजिए चैनल पे। आप सुनीता जी एक बात सुनिए, आपके पौड़ी के विधायक ने 2 लाख रुपए दिए या नहीं दिए मजार के लिए? आप बता दीजिए। आप इतना बता दीजिए कि आपके विधायकों ने आपकी सरकार में अभी 5-10 दिन पहले आपके विधायक 2 लाख रुपए दे रहे हैं। आप उसमें बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ जनता के मुद्दे भटकाने, सिलेंडर आपने 400 से 1100 कर दिया, स्कूलों को आप 3,500 स्कूलों को आप बंद करने जा रहे हैं। 3,500 लघु उद्योग उत्तराखंड में बंद हो गए, नीति आयोग की रिपोर्ट में है। एनएसओ की रिपोर्ट में कहा गया कि लेकिन सुनीता जी आप प्रदेश के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। सुनीता जी मेरा भी पक्ष सुन लीजिए। आप सुनीता जी प्रदेश के मान सम्मान की बात कर रही हैं। राजेश जी एक सवाल, आप प्रदेश के मान सम्मान की बात कर रही हैं सुनीता जी, ये मान सम्मान तब आहत नहीं होता है जब स्मार्ट सिटी का वादा किया जाता है, स्मार्ट सिटी के काम पूरे नहीं होते, जब हम ऋषिकेश में G20 का सम्मान ग्रहण करने वाले हो रहे होते हैं, लेकिन सड़कों के गड्ढे G20 के जो मेहमान पहुंचेंगे उन गाड़ियों को पहुंचने देंगे या नहीं पहुंचने देंगे ये श्योर नहीं है, तब हमारा सम्मान आहत नहीं होता है। जब हमारे प्रदेश की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा होता है तब सम्मान आहत नहीं होता है। जब स्कूल के बच्चों का भविष्य जो है चौपट हो रहा होता है, चिकित्सक अपनी ड्यूटी नहीं देना चाहते हैं पहाड़ों पर बल्कि हर्जाना भरना पसंद करते हैं, तब हमारा सम्मान आहत नहीं होता है क्या?
देखिए बिल्कुल होता है। और पूजा जी, हमने पहले कांग्रेस ने उस टाइम पे भी बहुत आवाजें उठाई कि इनके विधायक और इनके प्रतिनिधि जो है इनके खिलाफ बोल रहे हैं। हमने देखिए अपनी सरकार में अगर हमें कहीं पे भी लगेगा कि यहाँ पे अमुक काम जो है सही तरीके से नहीं किया गया, तो जनता का नुकसान हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने उनसे वोट लिए हैं, हमने उनसे वायदे किए हैं, उसके बाद हमने सरकार बनाई है। तो हमारा पूरा दायित्व बनता है। अगर गड्ढे होंगे तो सबसे पहले वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए मिलेंगे आपको कि भैया इन गड्ढों को सही दुरुस्त किया जाए। यहाँ पे बिल्कुल भी ये ना सोचा जाए, ये पुरानी राजनीति खत्म हो चुकी है कि पूर्व अपनी मुख्यमंत्री जी आंखें कह बंद रहे कर लो हैं और पूरा 1400 करोड़ रुपए लापता हो गए। कांग्रेस पार्टी नहीं है। सीता जी, हम लोग 1400 सबसे करोड़ पहले रुपए खड़े डकार होते की हैं। भारतीय जनता पार्टी का चमोली जी, नगर आप निगम मेरी देहरादून बारी पे का। मत बोला आप ये कीजिए। बताइए, अगर नहीं आपके पास आप सत्य है तो आप अपनी झूठ टर्न बोलने पे ना बोलिए खड़े। ना। दो मेहमान आप ये और बात भी है। बताइए, आपके विधायक जी ने 2 आप लाख बीच रुपए में की मजार के लिए बोलेंगे दिए, तो आप ये आपने सोचते क्या हैं कार्रवाई कि की? सत्ता आप झूठ पक्ष बोलने की ना खड़े। आवाज को आप आप बोलिए ठुकरा देंगे। देहरादून नगर देखिए, निगम का हालत देख लीजिए क्या वॉइस स्थिति है। रेस करना 1400 आज करोड़ रुपए जनता डकार समझ दिए, चुकी मेयर है। साहब करे जनता को अगर भ्रष्टाचार कहीं हो पे रहा भी है। कमियां आपके लगेगी, पूर्व जनता मुख्यमंत्री कह रहे बोलेगी। हैं भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र का सिंह रावत जी कार्यकर्ता की खड़ा भ्रष्टाचार होगा फैल वहां रहा पे। है। स्मार्ट सिटी आपके की पूर्व बात आई, हमने मुख्यमंत्री सबसे पहले स्मार्ट सिटी की बात उठाई। TSR 2 लेकिन कह आप रहे देखिए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कैसे 20% वहां से पे 40% कमीशन हो गया सिर्फ है। ये डंबल तो हम हो नहीं कह रहा रहे हैं, है। आपके खुद के लोग किस आरोप लगा तरीके रहे से हैं। पहले इन्होंने लेकिन प्रभारी लेकिन के आप पीछे सच पड़ सुनने के को तैयार अपने नहीं, क्योंकि कांग्रेस आपको तो संगठन का एक रटा रटा बदनामी किया। एजेंडा दिया अभी जाता है हरीश कि रावत शाम को ये और जाके प्रीतम सिंह डिबेटों की में बोलना राड है, आपको राज्य के समझ आ मुद्दों रही पे आपको होगी। कोई लेना जो देना नहीं। लोग खुद अंकिता अंदर भंडारी पे दहते हो, आपकी किसी जिनके की घर में बीजेपी के खुद नेताओं की कलेश होता है, आज तक नहीं वो निकली, हमेशा किसी ने कोशिश करते हैं कि उसके दूसरों के घर उसके में भी खिलाफ कलेश आवाज उठाने करवाया की जाए। जरूरत नहीं की। तो जो लेकिन लोग खुद भी मुद्दे संगठन में भड़काकर आपको सक्षम धर्म नहीं के नाम है, पे, जाति के संगठन को नाम पे चलाने में आपको सक्षम मुद्दे नहीं है, वो चाहिए। दूसरों को धर्मांतरण का ज्ञान देना बंद आपका करें मुद्दा आप। है, आपका और अरे दूसरों के अरे टर्न कब्जे पे में ना डाले तो बोले। मिटाइए, मना आप थोड़ी ऐसे करे। सोचते हैं कि लेकिन आप आपके विधायक बोलेंगे 2 लाख रुपए दे रहे राजेश हैं जी, मजार के सुनीता लिए, जी, क्यों देखिए दिए? इस तरह से तो ये बात जनता आप को भूल ना जाइए। आपकी बात समझ आपसे में ये आएगी ना एक्सपेक्ट आपकी किया बात जाता समझ में है कि आएगी। आप अपनी बात सुने और झूठे आरोपों को राजेश जी, मेरे सुने। ख्याल से आप पहले लगातार सुनीता जी को दूसरों के सुन टर्न लीजिए। में बोली जा रही है, इससे क्या सिद्ध कर लोगे? सुनीता जी 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 बोलिए। मेरे पास एक आंकड़ा है सुनीता जी, जी 20 से ज्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने उधम सिंह नगर 100 से ज्यादा डॉक्टर्स को आपने नोटिस जारी किया है, जिनमें से 20 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जो उधम सिंह को मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूं क्योंकि वो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर वो ड्यूटी नहीं देना चाहते। हर्जाना भर देंगे, यानी कि जो जुर्माना लगाया गया वो भर देंगे और पूरे साल भर का भर देते हैं, जाते ही नहीं है। तो वहां के क्षेत्र की जनता के लिए आपने कहा ना कि जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता से हमने वोट लिया है, जनता तो परेशान हो रही है। हम रोज खबरें चलाते हैं, रोज खबरें दिखाते हैं। इस समय भी हम जो ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसमें पीछे धामी जी के पीछे जो तस्वीरें हैं उसमें लोगों के कंधों पर मरीज जा रहे हैं, पहाड़ों से उतर रहे हैं। तब नहीं मतलब आत्मा झकझोरती नहीं है क्या आप लोगों को? मजार बहुत ज्यादा झकझोर देती है कि वन विभाग की भूमि अतिक्रमण हो रहा है। भाई उसके लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगा दी, आपने एक्शन ले लिया, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी तो बोला था उन्होंने 4 धाम के मुद्दे पर भी तो बोला था कि अव्यवस्थाएं हैं और ऐसा नहीं चलेगा। जी जी, हर मुद्दे पे देखिए हाई कोर्ट ने अगर फटकार लगाई वो अपनी जगह पे है कि उनको लगानी पड़ रही है, बशर्ते तो ये होना चाहिए कि इस तरीके की नौबत ही ना आए। अब जहाँ पे स्वास्थ्य की बात है, जहाँ पे शिक्षा की बात है, जहाँ पे रोजगार की बात है, निश्चित रूप से इन चीजों में, इन सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करने की और आवश्यकता है। और जो लोग सरकारी नौकरियां लेके बैठ गए उसके बाद अपनी सरकारी पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ उनको किक ऑफ कर देना चाहिए उनकी ड्यूटी से। अगर उन लोगों को जनता के साथ भी फ्रॉड करना है और अपने जो प्रोफेशन है उसके साथ भी लॉयल नहीं है, तो ऐसे लोगों को किक ऑफ करना चाहिए। कौन करेगा? सरकार तो आपकी है, कौन करेगा? करेंगे तभी तो लगातार एक्शन हो रहे हैं ना पूजा जी। लगातार आपने देखा कि हमने कभी भी ये नहीं देखा, अभी विधानसभा का प्रकरण आपके सामने आया, हम जनता के साथ हैं, हमने साफ तरीके से क्लियर किया था अपना स्टैंड कि हम लोग जो बैकडोर भर्ती है उसके लिए हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ के युवा रोजगार के साथ में छलावा किया है। यहाँ की जो लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर नहीं किया कि वो लोग जिनको अब उस नौकरी का आश्वासन हो गया था उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? देखिए ऐसा है, जितनी भी इलीगल तरीके से जो भर्तियां हुई हैं या जो बैकडोर है या अवैध तरीके से जो नियुक्तियां हैं वो ऐसी ही सारी कैंसिल होंगी और दोबारा पारदर्शिता के साथ में वहां पे भर्तियां की जाएंगी। कैलेंडर आपके सामने आ चुका है पूरा, सभी जगह पे बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग भर्तियां करवा रहे हैं। कोई प्लान भी नहीं है आपके पास उन लोगों के लिए?
मौजूदा वक्त प्लान में? भी कुछ नहीं होता। जो गलत तरीके से प्लान भी ये है कि अगर उन्होंने गलत तरीके से सरकार के धन का दुरुपयोग किया है तो वो देखिए पैसा भी उनसे वापस लेना चाहिए। सुनीता जी, उनके लिए प्लान भी भारत है। की जो न्याय प्रणाली है वो ये कहती है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक जो न्याय संगत व्यक्ति है ना, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये कहती है हमारी जो भारतीय दंड संहिता है और न्यायपालिका, वो ये इस प्रावधान पर चलती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बैकडोर भर्ती जब हुई उस दौरान 2 लोग तो ऐसे रहे होंगे, 1 लोग तो ऐसे रहे होंगे, या फिर आप ये कहिए कि आप फिल्टर ही नहीं कर पाए हैं लोगों को। देखिए, जो 16 से लेके 22 तक का जो प्रकरण सामने था, हमने उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। और ये बहुत बड़ा तमाचा है उन सारी और पैनल्स पे, जो भी अगर कोई इस प्रकार की गलती करेगा तो उसमें जो व्यक्ति होगा वही भुगतेगा। तो कोई भी इस तरीके के हथकंडे ना अपनाए। आपने हाकम सिंह का हश्र देख लिया, आपने अपराधियों का हश्र देख लिया, ये धामी सरकार है, इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। आपको सुशासन हम दे रहे हैं और सुशासन के साथ में प्रदेश में रहना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। राजेश जी, अगर आप नहीं कर सकते आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, उसके बाद में प्रदीप जी के पास जाऊंगे। देखिए पूजा जी, आपने बैकडोर की अभी बात की, सुनीता जी ने बैकडोर भर्ती कराई प्रेमचंद अग्रवाल जी ने। पैसे तमाम लोग जानते हैं कि पैसों के थ्रू ये अनैतिक तरीके से भर्ती कुंजवाल जी ने नहीं जिस व्यक्ति ने जिसने अनैतिक तरीके से कराई है। चलिए एक काम करते हैं पूजा जी, आपके चैनल पर मैं कहता हूँ आप कुंजवाल जी पे कार्रवाई कीजिए। आप कहेंगे कि अग्रवाल जी पे कार्रवाई हो, आप तैयार हैं क्या? नहीं, अगर तैयार हैं, अगर आप चैनल पर ये कहने को तैयार हैं तो कहिए कि हाँ मैं चैनल पर कहने को तैयार हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जी पे कार्रवाई हो। अगर उन्हें अनैतिक, मैं कहता हूँ कि अगर कुंजवाल जी ने अगर गलत तरीके से भर्ती करी तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप कह सकते हैं क्या, आप ये कह दीजिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कार्रवाई हो, मान जाऊंगा। आप इतना कह दीजिए कि प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि कुंजवाल जी पर कार्रवाई कीजिए। आप कह दीजिए, आपको यहाँ शॉर्ट क्रॉस लेटर मिल जाएगा आपको शाम को। चलिए प्रदीप जी के पास जाएंगे, प्रदीप जी के पास जाएंगे। अब ये जो पूरी जंग है ये कुंजवाल वर्सेस प्रेमचंद हो चुकी है। प्रदीप जी, अब आपका समय आ गया है, जनता को दृष्टि की आवश्यकता है कि आखिरकार इस मंथन के बाद अमृत निकला है या फिर विष निकला है, क्या निकला है वो बताइए। और दूसरा विषय ये भी, बहुत पीड़ा होती है सूबे में ये सारी चीजें देख करके कि जब राजनेता आपस में तमाम उन विषयों को लेकर के लड़ते हैं जो विषय शायद प्रदेश की जनता को प्रभावित भी नहीं करते दूर दूर तक, और वो विषय छूट जाते हैं इसमें जिसमें जनता का सरोकार, उनके हित, उनके लाभ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप में जिस प्रकार से आज जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि आम जन मुद्दों से हटके, देखिए अगर कोई चीज गलतियां हुई हैं तो वो दोनों तरफ से हो रही हैं। आप देख रही होंगे कि अभी सुनीता जी ने जिस प्रकार से कहा कि मैं उनकी बात को अगर मानूं कि जंगलों में मजार बन रही है, मैं निश्चित रूप है, क्योंकि इस चीज का जो धर्म कर्म जो ये है सब उसके रीति नीति के अनुसार ही होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो। लेकिन वन विभाग ने जिस प्रकार से, इसका मतलब वन विभाग में नकारे, रेंजर, टीएफओ, ये सब फॉरेस्टर सब निकम्मे हैं, इनकी मॉनिटरिंग नहीं है, इनके सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं और वन मंत्री क्या कर रहे हैं। एक बात, इसी को अगर मैं उसी परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, देहरादून के अंदर अगर घंटाघर से आप एंट्री करेंगे तो आपको सारे व्हील जो दिखाई देंगे, ठेलियां दिखाई देंगी। बाजार में आप अपने बच्चे को लेके एकदम घुस नहीं सकते हैं, लेडीजें घुस नहीं सकती, इनसिक्योर फील करेंगी। उसमें इनका नगर निगम प्रशासन कहाँ जाता है, ये कहीं ना कहीं शहरी विकास मंत्री के ऊपर, शहरी विकास सचिव के ऊपर और नगर निगम का जो वो है और जिला प्रशासन पे कहीं ना कहीं ये बात आती है। और रही बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू ये है कि निश्चित रूप में चाहे धामी जी हो, मोदी जी हो, सब लोग अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भी सत्यता है कि हर जगह धामी जी नहीं जाएंगे, हर जगह मोदी जी नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो ये इन जैसे आपके चैनल के माध्यम से आप लगातार उत्तराखंड के जो है बिल्कुल अछूते बिंदुओं को लेकर जिस प्रकार से आप आती हैं पूजा जी, आपका चैनल इस बात के लिए बधाई का पात्र है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो प्रवक्ता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, क्षेत्रीय दल के हों, जो भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या ये अपने हाईकमान को फीडबैक नहीं दे रहे हैं कि इसमें ये कंप्लेंट आ रही है, इस पर चर्चा हो रही थी, कल हमारे को इस पे जो है बैकफुट पे आना पड़ा या इस पे फ्रंट फुट पे जो है विपक्ष आ गया है। तो ये सारी चीजें, चाहे उसमें अब देखिए आप, हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी
10% क्षैतिज आरक्षण जो 13 से लगभग किसी न किसी लब्बो लुभाव की वजह से, इनकी सरकारों की नाकामयाबी की वजह से अटका हुआ है। उस पे तो जो है अभी तक मौन बना हुआ है। ठीक है, जो व्यवस्था ऑलरेडी तिवारी सरकार के टाइम से राज्य आंदोलनकारी, जब राज्य सरकार ने जब यहाँ पे राज्य का गठन हुआ तब से बनी आ रही थी, और विधानसभा में, सचिवालय में, अलग अलग विभागों में, नई नई एजेंसियों के माध्यम से तमाम जगह अगर आप लिस्ट निकालेंगी तो विधानसभा तो एक छोटा सा नमूना है, छोटा सा नमूना है, मैं आपको बता रहा हूं मैं। और ये भी मैं कोई अच्छी बात नहीं मानता कि किसी को आपने 5-7 साल, 10 साल, 3 साल, 5 साल सर्विस कराई और उसके बाद उसको सड़क में खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को भी ये अपने आप स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जैसे वो न्यायालय और चीजों में स्वतः संज्ञान ले लेती है, या राज्य आंदोलनकारियों के मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया और चीजों में ले लिया, तो ये इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है कि कितने विधानसभा अध्यक्ष अब तक थे, कितने जीवित हैं, और जो दिवंगत हो गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्तमान में उन पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। ये आप अगर छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 30 सेकंड के अंदर, कोई भी चोरी डकैती होती है, किसी भी चीज का होता है, पुलिस सबको पकड़ के लाती है, तो बाद में ये आता है जी हमने फला के कहने पे ये किया था। बिल्कुल। तो जो फला के कहने में किया था तो अखबार में हेडिंग बनती है कि षड्यंत्रकारी पकड़ा गया या मुखिया वो पकड़ा गया। तो इसमें मुखिया क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं ले रही है सरकार? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा बिंदु प्रदीप जी आपने बोला है कि मुखिया यानी कि जो मेन अभियुक्त है उसकी गर्दन कब पकड़ी जाएगी, उसकी गर्दन कब कसी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप चारों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। एक बहुत सुंदर लाइनें हैं जो इस समय मौजूदा हाल को बयां भी करेंगी। खास सड़कें बंद हैं सारी मरम्मत के लिए, ये हमारे दौर की सबसे बड़ी पहचान है। और कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को रिप्लेस कर दीजिए। मैंने पूछा नाम तो बोला कि उत्तराखंड या देवभूमि है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।